बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। लेक्चर नंबर 3 है आज, उसका पार्ट नंबर 3। पहले 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। आज लास्ट पार्ट है लेक्चर नंबर 3 का, एट माइंड ऑफ साइंस विद मोहम्मद जमशेद। जो टॉपिक था वो था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बायोलॉजिकल का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है डिफरेंट लेवल्स। तो हमने कहा था स्टडी ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। टोटल हमने 10 लेवल्स पढ़े थे, उसमें से हम 4 लेवल्स को पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन कौन से लेवल थे? वो थे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। बाकी जो हमारे बचते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल, वो आज हमने इस लेक्चर के अंदर क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो हमारे जो टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो अब सबसे पहले ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब होता क्या है, डिफरेंट जो टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं ऑर्गन का। अब ये बात याद रखनी कि टिश्यूज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके जो फंक्शंस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड दीज ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो डिफरेंट टिश्यूज मिले तो ऑर्गन बना, ऑर्गन मिले तो क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। नेक्स्ट, डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी। अब होता क्या कि डिफरेंट टिश्यूज जिनके फंक्शन रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं असेंबल होकर और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ अपने फंक्शन को इंजाम देते हैं। मतलब उसकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। अगर टिश्यू अलग अलग काम करेगा तो उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी। अगर वो मिलकर एक स्ट्रक्चर, एक यूनिट बना लेंगे, एक ऑर्गन बना लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गन्स एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द पार्टिकुलर फंक्शन। ऐसे स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन का नाम देते हैं और हर ऑर्गन के जिम्मे एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर फंक्शन होता है जिससे वो परफॉर्म करता है। अब ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन मौजूद हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन मौजूद है, तो ब्रेन का क्या फंक्शन है, ब्रेन एक ऑर्गन है जो मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बना है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो ब्रेन का जो फंक्शन है कि ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है बॉडी से, उनको इंटीग्रेट करता है, समझता है और इसके बाद क्या करता है, उनको इफेक्टर्स के पास एक स्पेसिफिक मैसेज की फॉर्म के अंदर कन्वे करता है इंफॉर्मेशन को। तो ब्रेन का ये फंक्शन हो गया, पार्टिकुलर फंक्शन हो गया। अब जो हार्ट है, अब हार्ट क्या करता है, बेसिकली हार्ट का ये फंक्शन है कि वो पंप करता है ब्लड को, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। और स्टोमिक भी मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ये भी क्या करता है, प्रोटीनेशियस जो फूड होती है, जो प्रोटीन वाली खुराक होती है, उसको डाइजेस्ट करवाता है। इसके बाद हमारे पास लंग्स हैं। लंग्स का भी फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन करवाना, ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक। और हमारे पास आई है, ये किसके लिए काम करती है, विजन के लिए काम करती है। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। राइट हो गया। और यही ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन आल्सो सिलेक्टिव वैल्यू बिकॉज दिस लीड टू एन एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर फंक्शन बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। कि ऑर्गन क्या है, ऑर्गन की जो फॉर्मेशन है कि जो आप ऑर्गन बनते हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो कहते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि दिस लीड टू एन एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर फंक्शन बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। कि जब ऑर्गन बन जाता है तो कोई भी काम हो तो वो एफिशिएंटली कंप्लीट होता है और उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। राइट हो गया। एफिशिएंसी उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। कि जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो क्या है, एनिमल्स के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा डिफाइंड है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स में सिंपल है ऑर्गन की फॉर्मेशन, इनके एनिमल्स के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऑर्गन आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन कैसे हिस्सा है, ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा है, वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस और फिनोमिना आर कैरीड आउट। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो लाइफ के प्रोसेस है, जो लाइफ फिनोमिना है, ठीक है, उनके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन आ जाते हैं। उनको फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ क्या मौजूद है, ऑर्गन मौजूद है। हम एक एग्जांपल कोट करते हैं यहाँ। ये हमारे पास क्या सपोज करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है या फिनोमिना है वो क्या, फूड डाइजेशन, कि वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करवाता है। अब फूड की डाइजेशन के लिए मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं बॉडी को, और वो फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम में मौजूद ऑर्गन। कि जैसे ये ओरल कैविटी है, ये खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट करेगी। एसोफिगस है, ये ओरल कैविटी से स्टोमिक तक खुराक लाएगी।
जाएगी। अब स्टोमिक क्या करता है, प्रोटीन को डिजेस्ट करता है, फिर खुराक पहुंच जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो मजीद डिजेशन करवाती है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह ये मुख्तलिफ आर्गन्स मौजूद हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो कि खुराक को डिजेस्ट करवा रही हैं और ये एफिशिएंटली जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है, जो फिनोमेना है, उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट्स देन इट इज द एनिमल। वही बात होगी कि प्लांट्स के अंदर आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, लेस डेफिनेट है एज कंपेयर टू एनिमल। क्यों? एट मोस्ट वी माइट डिस्टिंग्विश रूट, स्टेम, लीव्स एंड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कि हम क्या कर सकते हैं, रूट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर प्लांट को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये उसकी रूट है, ये उसका शूट है, ये उसका लीफ है, ये उसका फ्लावर है, राइट। और इस तरह क्लियर कट फंक्शन एंड डिस्टिंग्विश फीचर कैन बी असाइन टू ईच ऑफ द स्ट्रक्चर। और हमें ये भी पता चल जाता है कि रूट का क्या फंक्शन है, स्टेम का क्या फंक्शन है, शूट का क्या फंक्शन है, जैसे हम उसे देखते हैं, राइट हो गया। अब ये सपोज करके हमारे पास एक प्लांट है तो हमें पता चल जाएगा ये उसका क्या लीफ है, और लीफ का क्या फंक्शन है, लीफ का जी फंक्शन है, लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर फूड मैन्युफैक्चर। लीफ के में क्या होता है, बेसिकली खुराक तैयार होती है, ठीक है, ये फैक्ट्री है खुराक की, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, हमें पता है। इसके बाद हमें पता है कि फ्लावर है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो हमें पता चल जाता है फ्लावर और अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्शन। तो ये किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास है शूट। अब हमें पता है कि शूट का क्या फंक्शन है, शूट क्या करता है, पूरी प्लांट की बॉडी को सपोर्ट देते हैं, उसे सहारा देता है स्ट्रेट रखने के लिए। ये हमारे पास रूट है। अब रूट के क्या फंक्शन है, रूट क्या करते हैं, प्लांट को जमीन के अंदर गाड़ के रखता है, उसे सहारा देते हैं, जमीन के अंदर जकड़ कर रखता है। रूट्स आर इन्वॉल्व इन एंकरिंग द प्लांट। एंकरिंग का मतलब है जमीन में गाड़ के रखती है प्लांट्स को। एंड स्टोरेज ऑफ फूड, और खुराक को स्टोर भी करती है। एंड प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स का मतलब है कि वाटर और जो मिनरल्स वगैरह मौजूद है सॉइल के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो हमने देखा कि सिंपल से ऑर्गन है और उनके फंक्शन भी बहुत सिंपल से हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स है, प्लांट्स के अंदर सिंपल है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज एसोसिएटेड विद फार ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज दैट इज फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है जो ऑर्गन सिस्टम के एनिमल्स के अंदर ये है क्यों, क्योंकि वो एनिमल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, फंक्शन परफॉर्म करवाने पड़ते हैं, एक्टिविटीज उनके ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो इस वजह से उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या है, ज्यादा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टोमिक क्या बेसिकली ऑर्गन सिस्टम का एक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के एक ऑर्गन है, विच इज एन ऑर्गन हैज अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन। क्या करवाते हैं, फूड की डाइजेशन। कौन सी खुराक, जो कि प्रोटीन वाली होती है। तो प्रोटीन पार्ट जो होती है, ठीक है, खुराक जो होती है उसकी क्या करवाते हैं, डाइजेशन। अब ये मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। यहाँ हम सिर्फ दो टिश्यूज का नाम कोट करेंगे एज एग्जाम्पल। एक हमारे पास सेक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यू, फंक्शन क्या है इसका, ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करवाता है। तो सेक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यू विच फॉर्म द स्टोमिक हैज अ फंक्शन टू सेक्रीट द गैस्ट्रिक जूस। इसके बाद हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू, मतलब के स्मूथ मसल्स। अब मसल जहां भी जाते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, तो ये भी क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग द वॉल्स ऑफ स्टोमिक के वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो फूड उसके अंदर मौजूद है वो इजीली इंजाइम के साथ क्या हो सकती है, मिक्स हो सकती है। एंड मिक्सिंग द फूड विद द इंजाइम थ्रोली, और खुराक आगे पोस्टीरियर एंड पर क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर हो सके, मूविंग द फूड टू द पोस्टीरियर एंड। अब ये हमारे पास क्या स्टोमिक है। अब हमने देखा कि स्टोमिक को मुख्तलिफ टिश्यूज बना रहे हैं। हमने भी तो यही पढ़ा था कि स्टोमिक एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन को कौन बनाएगा, डिफरेंट टिश्यूज जिनके फंक्शन के होंगे, रिलेटेड होंगे। तो ये देखें, स्मूथ मसल टिश्यू है जो इसको बना रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो इसको बना रहे हैं, नर्वस टिश्यू है जो इसके अंदर बना रहे हैं, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है जो इसको बना रहा है, और ये कलमनर एपिथेलियम है, ठीक है, जो सेक्रेटरी एपिथेलियम होती है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये सेक्रेटरी एपिथेलियम क्या करेगी, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करवाएगी। जो स्मूथ मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मूवमेंट होगी, तो खुराक मिक्स होगी, और ये उसके पोस्टीरियर एंड पर खुराक क्या हो जाएगी, एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड पर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि एक स्टोमिक को बनाने के लिए, एक ऑर्गन को बनाने के लिए मुख्तलिफ टिश्यूज कंबाइन हुई, ये सारे के सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, स्टोमिक। तो मतलब कि मुख्तलिफ टिश्यूज जिनका फंक्शन क्या था, रिलेटेड था एक खास फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, तो वो आपस में मिले और उन्होंने एक ऑर्गन को बना दिया। राइट हो गया। अब नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल, होल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो कंबाइन होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म एन इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गन को टिश्यूज बना रहे थे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरी बॉडी को बना देते हैं, एक पूरे इंडिविजुअल, एक जानदार को बना देते हैं। राइट हो गया।
तो अब वो कहते हैं वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। तो प्लांट्स की बॉडी को कौन बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। तो वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स आर असेंबल्ड, इकट्ठे हो जाते हैं टुगेदर एक दूसरे के साथ, टू फॉर्म एन इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म। और जबकि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है तो उसकी बॉडी को कौन बनाएगा, वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स की बॉडी को बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, और प्लांट की बॉडी को कौन बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं। जिस तरह लीव हो गया जो हमने डिस्कस किए, लीफ, रूट, शूट, ये सब उसकी बॉडी को बना रहे हैं, फ्लावर उसकी बॉडी को बना रहे हैं। तो इस तरह एनिमल्स के अंदर क्या ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, ठीक है, जो उसकी बॉडी को बना रहे हैं। राइट हो गया। कौन से ऑर्गन सिस्टम है वो हम देख लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम है, जैसा कि ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। इंटेगुमेटरी सिस्टम, स्किन वगैरह, ये भी बॉडी का हिस्सा है। स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ये देखिए ये सारे के सारे एक हमारी बॉडी को बना रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं और एक बॉडी को बना देती हैं, एक इंडिविजुअल को बना देती हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बना देती हैं। समझ आ गई। तो प्लांट के अंदर सिर्फ ऑर्गन कंबाइन हो गए, ठीक है। अब ये देखिए प्लांट की बात, तो लीव मिलता है, स्टेम मिलता है, ठीक है, रूट मिलता है। तो क्या बन जाता है हमारे पास, एक पूरी प्लांट बॉडी बन जाती है। तो ये क्या लीव, स्टेम, रूट के बेसिकली ऑर्गन है, ठीक है, प्लांट ऑर्गन्स है। तो ये उसकी बॉडी को बना रहे हैं। तो इंसान मतलब एनिमल्स की बॉडी को कौन बना रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। राइट हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब कहते हैं कि होल ऑर्गेनिज्म हैज इट्स इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअली का मतलब उसकी एक अपनी ज़ात होती है, अपनी खुसूसियात होती हैं, एज फार एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न्ड। वो कहते हैं अगर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अपना तशख़्ख़ुस होता है, एक अपनी क्वालिटी होती है, एक अच्छी अपनी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं। जैसे कि वो कहते हैं इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन द सर्टेन रिस्पेक्ट। वो कहते हैं अगर एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले जानदार हैं, ठीक है, तो खास रेस्पेक्ट्स के लिहाज से, खास एस्पेक्ट्स के लिहाज से, खास पहलुओं के लिहाज से एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये कुदरत का फैसला है। राइट हो गया। अब जैसा कि हम इंसान हैं, हम एक स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं कि हम एक जैसे हैं, नहीं, हम बहुत सारी खसूसियात और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के एतबार से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हमारी शक्ल सूरत, हमारा रंग, हमारी सोच, ठीक है, हमारी फीलिंग, सब एक दूसरे से क्या मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज इन द सर्टेन रिस्पेक्ट। हर ऑर्गेनिज्म की एक अपनी क्या इंडिविजुअलिटी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से। जैसा कि ये हमारे पास इन सब की जो स्पीशी है सेम है। अब ये देखें इसका एक अपना मतलब कि अपना वजूद है, ठीक है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ये हर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या लगता है, डिफरेंट लगता है, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स। ये एक इंडिविजुअल की ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, खासियत होती है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि इंडिविजुअल में जो मौजूद ऑर्गन सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम उनको बना रहे हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। जैसा कि वो कहते हैं वेरियस फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड। वो कहते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करता है, जो प्रोसेस उसके अंदर चल रहा है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कैसे? वो कहते हैं इन एन एनिमल ऑल सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। कि एनिमल के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम उन्हें बना रहा होता है उसकी बॉडी को, वो तमाम के तमाम सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल भी हम देखेंगे। वो कहते हैं फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इफ अ मैन इज इंगेज्ड इन कंटिन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज। एक मैन है, ठीक है, एक इंसान है, वो मुसलसल सख्त एक्सरसाइज करे, सपोज करे कि कंटिन्यूसली वो क्या करे, भाग रहा है। तो नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, ना सिर्फ उसके मसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मसल नहीं काम कर रहे, बट देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द हार्ट बीट। मसल भी ज्यादा काम करे तो साथ साथ उसकी रेस्पिरेशन का रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो लंग्स भी जल्दी जल्दी क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया और क्या बढ़ेगा, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। तो अब काम सिर्फ ये था जल्दी जल्दी भागना, उसके लिए मसल को ज्यादा काम करना पड़ा, ठीक है। अब मसल को ज्यादा एनर्जी भी तो प्रोवाइड करनी है, ऑक्सीजन भी तो देनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कौन लेकर आएगा इन्वायरमेंट से, रेस्पिरेशन। ये एक अलग ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। मसल वो हमारे पास मस्कुलर सिस्टम था, ठीक है, उन्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ी क्योंकि वो काम कर रहे थे, ठीक है।
तो इस अब एहसास किसको हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो उसने रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज कर दिया ताकि मसल को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। तो इसके साथ साथ हार्ट रेट भी इंक्रीज हो गया, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो गई। ये क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि जितना जल्दी हार्ट पंप करेगा ब्लड को उतना जल्दी ऑक्सीजन पहुंचेगी मसल्स के पास। अब सिर्फ डिमांड एक चीज की थी, मसल को एनर्जी की जरूरत थी ताकि वो भाग सकें, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जो हमारे पास सिस्टम मौजूद थे उन्होंने उससे सपोर्ट किया। तो इसका मतलब मस्कुलर सिस्टम के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कनेक्टेड है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट वाला सिस्टम भी क्या है, कनेक्टेड है, वो कोऑर्डिनेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, टू सप्लाई द मसल विद इंक्रीज ऑक्सीजन एंड फूड विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस एक्सरसाइज, के मुसलसल काम करने के लिए मसल को जो ऑक्सीजन और खुराक की जरूरत है ताकि वो पूरी की जा सके, इसलिए रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट बीट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एन एनिमल all systems work in coordination with each other. Next है, in animal coordination is achieved. अब ये coordination किस तरह होती है, किस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम को पता चलता है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पता चलता है कि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और खुराक की जरूरत है। तो वो कहता है इन्हें इस तरह पता चलता है, ये इस तरह आपस में कोऑर्डिनेटेड होती है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है। इन एनिमल द कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय द मींस ऑफ टू मीन्स है, एक है हमारे पास नर्वस सिस्टम और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। ये हम मजीद डिस्कस करेंगे अपने हायर क्लासेस के अंदर। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर आपने 10th के अंदर भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को। वेयर एज इन प्लांट, जबकि प्लांट्स के अंदर ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज की लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होती है और कौन करवाते हैं, हार्मोन्स करवाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोन्स मौजूद होते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मौजूद होता है। ये हम अभी एग्जांपल में भी देखेंगे फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के अंदर कि किस तरह नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है और किस तरह एक दूसरे के साथ हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारे सिस्टम में बॉडी को बना रहे हैं, वो किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिज्म वर्क्स एज अ होल, क्या ऑर्गेनिज्म खुद भी अपना काम करता है और इसके साथ साथ इट इंटरेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू द इन्वायरमेंटल चेंज एज अ होल, कि वो इन्वायरमेंट में आने वाली तब्दीलियों को भी रिस्पॉन्स देता है, उसके साथ उसका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब कैसे कि ये सपोज करें कि हमारे पास एक एनिमल है, इसके अंदर भी फंक्शन हो रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म खुद भी काम कर रहा है, हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, इसके साथ साथ इसका दूसरे इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है उनके साथ भी इंटरेक्शन है। ठीक है, ये अगर देखें नेगेटिव इंपैक्ट के अंदर देखें तो पोल्यूशन भी ऐड कर रहा है। ठीक है, पोल्यूटेंट्स ऐड करके, और इसके साथ साथ फ्रेस्ट वगैरह को भी काट रहा है। ठीक है, बहुत सारे हमारे जिस फिशेस वगैरह है इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, चिकन को इस्तेमाल कर रहा है खुराक के तौर पर। तो ये इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करता है, खुद भी अपना काम करता है, मतलब इन्वायरमेंट के साथ इसका रिलेशन मौजूद होता है। हम इकोलॉजी के अंदर मजीद इसको डिस्कस करेंगे कि इन मैन और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है। राइट, अब ये हमारे पास फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि सारे के सारे सिस्टम किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब होता क्या है, सपोज करें कि आपके पीछे एक डॉग भाग पड़ा, उसने आपको चेस करना स्टार्ट कर दिया। आप अपनी जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब आप भागने की कोशिश करते हैं तो मसल वर्क करते हैं। ठीक है, जब मसल वर्क करते हैं, वो कंटिन्यूसली भाग रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन और खुराक चाहिए। अब होता क्या है, इन्हें ऑक्सीजन और खुराक कौन लेकर आता है, ब्लड लेकर आता है, जो कहाँ से आते हैं, हार्ट से आता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, फेफड़ों से आ रही है। ठीक है, लंग्स से आ रही है। अब वो कहते हैं जैसे ही मसल को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ठीक है, तो सिग्नल जाता है ब्रेन के पास। ठीक है, सिग्नल किसके पास जाते हैं, ब्रेन के पास। ब्रेन फिर सिग्नल भेजती है ग्लैंड्स के पास। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इंडोक्राइन सिस्टम इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड्स के पास। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ से भी सिग्नल आया ब्रेन से भी, और यहाँ से भी सिग्नल चला जाएगा, तो लंग्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसी तरह हार्ट रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आई क्या हो जाएगी, टंगल विजन हो जाएगी। ठीक है, वो मजीद डिस्कस करेंगे। हेयर की इंजेक्शन हो जाएगी। अब स्टोमक को इतनी ज्यादा खुराक की जरूरत ऑक्सीजन की नहीं है, तो यहाँ स्लो डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये सारी चेंजिंग आ गई। अब ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इंटेगुमेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मस्कुलर सिस्टम है। अब जरूरत किसको थी, मस्कुलर सिस्टम को, ऑक्सीजन और खुराक की। अब सब सिस्टम ने क्या किया, उसके साथ कोऑपरेट किया, उसके साथ मिलकर काम किया, उसके साथ कोऑर्डिनेशन उन्होंने बनाई, और ये कोऑर्डिनेशन लाया कौन, हमारे पास ब्रेन, मतलब कि नर्वस सिस्टम, और दूसरा हार्मोनल सिस्टम, इंडोक्राइनल सिस्टम। राइट हो गया। तो इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम की मदद से इन तमाम जो सिस्टम मौजूद है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हुई, और जो फंक्शन था बॉडी का, जो बॉडी की जरूरत थी, मसल को जो जरूरत थी, वो उसकी पूरी की गई। राइट, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉपुलेशन की तरफ। बड़ा ही आसान है पॉपुलेशन। अब इसमें क्या होता है,
A population is a group of living organism of the same species located in the same place at the same time. कि अगर एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है और वो एक ही वक्त पर मौजूद है, एक ही जगह पर मौजूद है, ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। कि एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही वक्त पर और एक ही टाइम पर, ठीक है, एक ही जगह मौजूद होते हैं, उससे हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। जैसा कि नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस, ये एग्जाम्पल है पॉपुलेशन की। एक फील्ड के अंदर, खेत के अंदर, ठीक है, मतलब के चावल की खेत है, उसके अंदर जितने भी रैट्स होंगे वो रैट्स की पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास और ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, आपके सिटी के अंदर जितने भी इंसान रहते हैं उनकी ह्यूमन पॉपुलेशन है जितनी भी, वो क्या है, उसकी ह्यूमन पॉपुलेशन कहलाएगी, मतलब जितनी तादाद होगी। इस तरह स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी की क्लास के अंदर मौजूद हैं, उनकी जितने नंबर होंगे, ठीक है, वो क्योंकि एक ही वक्त पर मौजूद हैं, एक ही जगह मौजूद है, तो वो उनकी क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। राइट हो गया। अब ये हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है, तो अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 या स्टूडेंट्स और टीचर्स मतलब बैठे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इस क्लास के अंदर कितनी है, या स्टूडेंट की पॉपुलेशन कितनी है, 10। तो इसी तरह एक हमारी फील्ड है, फील्ड के अंदर 1 2 3 रैट्स मौजूद है, तो यहाँ रैट्स की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ राइस वो कितनी है, 3 है। तो अब ये भी बेसिकली एक ही वक्त और एक जगह मौजूद है, ठीक है। डिफरेंट प्लेस नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट टाइम नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, सेम प्लेस एंड द सेम टाइम, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, इट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहते हैं पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन द ऑर्गेनिज्म। ये बात तो जाहिर सी है कि ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन के हायर लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हायर लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। हमने पढ़ा था कि पहले क्या आता है, इंडिविजुअल लेवल आते हैं, हमने अभी डिस्कस किया। अब इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। बिकॉज हियर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज दैट इज इन्वॉल्व्ड, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनका ग्रुप मौजूद होता है। राइट हो गया। इसीलिए पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद वो कहते हैं कि दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब पॉपुलेशन को जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं, जो किस वजह से आती हैं, विच कम इनटू बीइंग बाय लिविंग टुगेदर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। और ये एट्रीब्यूट्स, ये प्रॉपर्टीज इस वजह से आती हैं क्योंकि यहाँ क्या हो रहे होते हैं, एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप मौजूद होता है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इस तरह उनमें खास किस्म की क्या आती हैं, खसूसियात आती हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स किस तरह आती हैं। अब कहते हैं सम ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स, ये कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। जीन फ्रीक्वेंसी, कि हर पॉपुलेशन की अपनी एक जीन फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों आती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ वहाँ रह रहे होते हैं, सेम स्पीशीज वाले। जीन फ्लो, सॉरी ये लो लिखा हुआ है, ये क्या है, जीन फ्लो है। तो जीन फ्रीक्वेंसी होती है, जीन फ्लो होता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन प्रेशर होती है, ठीक है। तो जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन प्रेशर क्या है, पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक है, पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स हैं। किस वजह से आई, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप मौजूद है जो एक दूसरे के साथ रह रही हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ चेंज होती है। तो इस तरह पॉपुलेशन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती है, उनकी एट्रीब्यूट्स बन जाती हैं। अब किस तरह, जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, जीन फ्लो क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हम देख लेते हैं। अब कहते हैं कि अलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ ऑफन अ फॉर्म ऑफ एन जीन शोज अप इन अ पॉपुलेशन ओवर अ सेवरल जनरेशन। क्या बहुत सारी जनरेशन गुजर गई तो हम देखेंगे कि वो एक जीन, जो स्पेसिफिक जीन की दो फॉर्म होती हैं, दो अलीलिक फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उस जीन की जो मतलब कि अलीलिक फॉर्म है वो कितनी बार उस पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट हुई, ठीक है। मतलब कि डोमिनेट अलील कितनी बार मौजूद है उस पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, और रिसेसिव अलील कितनी बार मौजूद है, ठीक, कितने टाइम मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं अलील फ्रीक्वेंसी का। राइट हो गया। तो इसके अंदर देखें तो हमारे पास अगर टोटल हमारे पास 20 अलील्स हैं, तो इस पॉपुलेशन के अंदर जो डोमिनेट कैपिटल जी है वो कितनी बार मौजूद है, 11 टाइम। और हमारे पास जो स्मॉल जी है जो रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 9 टाइम मौजूद है। समझ आ गई इस बात की। तो ये उसकी हर अलील की क्या एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। राइट हो गया। ये एक पॉपुलेशन की मतलब की प्रॉपर्टी है, उसका एट्रीब्यूट है। अब किस तरह मालूम करते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ पार्टिकुलर अलील डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल अलील एट द जेनेटिक प्लेस इन द पॉपुलेशन। कि हम क्या करते हैं, जिसकी फाइंड करने जा रहे हैं, सपोज करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम कैपिटल जी की मालूम करें, तो जितनी बार कैपिटल अलील है उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ अलील से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कैपिटल जी कितनी बार मौजूद है, 11 टाइम, टोटल कितने 20, तो 11/20 क्या कहलाएगी, उसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसी के बाद हमारे पास जीन फ्लो। अब जीन फ्लो क्या होता है, जीन फ्लो हैपन्स व्हेन
इंडिविजुअल ब्रीड इन देयर न्यू लोकेशन। इसका क्या मतलब है? अब जीन फ्लो का तो मतलब है जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये एक पॉपुलेशन है, ये ग्रीन वाली, ये हमारे पास दूसरी पॉपुलेशन है। अब कहते हैं कि इस पॉपुलेशन से अगर यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ आता है तो इस पॉपुलेशन की जो खसूसियत होगी, ठीक है, अब खसूसियत किस वजह से होती है? जीन की वजह से होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, जो करैक्टरिस्टिक होती है। तो कहते हैं एक जब इंडिविजुअल मूव करता हुआ इस पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर आएगा तो अपने अंदर उन जीन्स को भी लेकर आएगा जो उस जीन की वजह से उस पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी थी। अब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर क्या हुआ, जीन ने फ्लो किया एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर और उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी जो इस इंडिविजुअल के आने की वजह से पैदा हुई, जीन के आने की वजह से पैदा हुई। राइट हो गया, क्योंकि मतलब ऑर्गेनिज्म आ रहा है, मतलब वो तमाम जीन भी आ रहे हैं जो इस पॉपुलेशन के अंदर मौजूद थे। इस तरह यह है कि ये कहीं से उड़ता हुआ आता है, माइग्रेट करता हुआ आता है और इस आइलैंड पर आ जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, इस पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज अलग होगी, तो इसके आने की वजह से इसकी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज पर कुछ फर्क पड़ेगा और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स पैदा होंगी। समझ आ गई इस बात की? इस तरह एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि हम देखते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, 60 साल के कितने अफराद हैं, 50 साल के कितने अफराद हैं, ठीक है। तो ये क्या कहती है? एज डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा नौजवान है या कम है, ठीक है। मतलब उसकी एज को देखते हैं कि कितने अफराद की एज कौन कौन से रेंज के अंदर आ रही होती है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया के अंदर कितने लोग अफराद मौजूद हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब है कि जो स्ट्रेस आता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पर पॉपुलेशन की वजह से, उसे हम नाम देते हैं पॉपुलेशन प्रेशर का। तो हर पॉपुलेशन का क्या होता है, अपनी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर। अगर अब ये आपको समझ नहीं भी आया, सिर्फ आप नाम याद रख लें, क्योंकि हमने नेक्स्ट अपनी क्लासेस के अंदर, अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इनको बाकायदा डिस्कस करना है। ये अभी आपका टॉपिक इतना एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कम्युनिटी की तरफ। अब कम्युनिटी में क्या होता है? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी, कि एक ही वक्त और एक ही जगह पर, ठीक है, एक जगह पर जो मुख्तलिफ पॉपुलेशन रहती हैं वो क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। वो पॉपुलेशन के अंदर क्या था? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। कम्युनिटी के अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, के मुख्तलिफ स्पीशीज के जो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो मिलकर एक हैबिटेट में कम्युनिटी को बनाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन मिलती है और क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। अब वो कहते हैं कि कम्युनिटीज क्या है? डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब कम्युनिटी में जो इतने ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उनकी तादाद हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। मुख्तलिफ जो पॉपुलेशन की तादाद होती है कम्युनिटी के अंदर, वो एक जैसी नहीं रहती, स्टेटिक नहीं रहती, बल्कि डायनामिक होती है, चेंजेबल होती है। कि कम्युनिटी क्या है? चेंजेबल कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म का, कि उनके अंदर ऑर्गेनिज्म की तादाद चेंज होती रहती है। इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज हो सकता है कि एक पॉपुलेशन की तादाद इंक्रीज हो जाए एंड अदर में डिक्रीज और दूसरी की कम हो जाए। किस वजह से? ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर, कि हवा, ठीक है, हवा में चेंज आने की वजह से आंधी तूफान आ जाता है, आग लग जाती है, तो किसी न किसी एबायोटिक फैक्टर में की तब्दीली की वजह से, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि एक पॉपुलेशन मर जाए, कोई दूसरी पॉपुलेशन के लिए फेवरेबल टेम्परेचर आ जाए और उसकी तादाद इंक्रीज हो जाए। राइट हो गया। तो एक एबायोटिक फैक्टर मतलब कि टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से एक पॉपुलेशन की तादाद इंक्रीज होगी, दूसरी की कम हो गई। राइट हो गया। तो कम्युनिटी स्टेटिक तो नहीं रही, तो इसलिए कहते हैं कम्युनिटीज आर द डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर्स। अब जैसा कि ये हमारे पास क्या कम्युनिटी है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, तो होमो सैपियन की स्पीशी भी मौजूद है, प्लांट की स्पीशी भी मौजूद है, या कीड़े मकोड़े रह रहे हैं उनकी स्पीशी मौजूद है, उनकी भी पॉपुलेशन मौजूद है, ठीक है। बर्ड्स रह रहे हैं उनकी भी पॉपुलेशन मौजूद है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉपुलेशन नहीं, एक जगह पर ये उनका हैबिटेट है, बल्कि मुख्तलिफ हमारे पास पॉपुलेशन मौजूद है और ये मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलकर क्या बना रही है? कम्युनिटी बना रही है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। तो दो होती हैं, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और दूसरी सिंपल कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होती है? वेल इंटर रिलेटेड होती है, ठीक है। सिंपल कम्युनिटी सिंपल सी होती है। सिंपल कम्युनिटी, इन अ सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव ड्रास्टिक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, कि अगर थोड़ा से भी एबायोटिक फैक्टर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है तो उसके खतरनाक नतीजे पड़ते हैं सिंपल कम्युनिटी पर। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी पर इतने ज्यादा असरात मुरतब नहीं होते, लेकिन इस पर क्या होते हैं? ड्रास्टिक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। एक तो खतरनाक और दूसरे देर इफेक्ट होते हैं सिंपल कम्युनिटी पर। क्यों? क्योंकि सिंपल कम्युनिटी में क्या होते हैं? बहुत कम मिकदार के अंदर पॉपुलेशन मौजूद होती हैं। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद होती है, उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, मुख्तलिफ पॉपुलेशन मौजूद है, ठीक है, मुख्तलिफ पॉपुलेशन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशी मौजूद है। तो अगर आंधी तूफान आ भी जाता है तो इस कम्युनिटी को कुछ नहीं होना, इतना खास फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। एक दरख्त गिर भी जाएगा या उनमें से एक पॉपुलेशन कम भी हो जाएगी, उसमें पॉपुलेशन की तादाद कम हो जाएगी, तो इतना ज्यादा इफेक्ट या लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
बल्कि अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है, सिंपल कम्युनिटी है। तो सिंपल कम्युनिटी में ये देखें बहुत कम मिकदार के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन मौजूद होते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉपुलेशन मौजूद हैं। तो अगर आंधी या तूफान वगैरह आ जाता है, ये दरख्त गिर जाता है, तो जो हैबिटेट होगा यहाँ पर मौजूद ऑर्गेनिज्म का या पॉपुलेशन का, वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शन कैन टेक मेनी शेप्स, कि ऑर्गेनिज्म के जो इंट्रैक्शन है या इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म के साथ ऑर्गेनिज्म के जो रिलेशनशिप है वो भी मुख्तलिफ शक्ल के हो सकते हैं। वो प्रीडेशन हो सकता है। प्रीडेशन का मतलब कि एक प्रीडेटर होता है, दूसरा प्रे, और पैरासाइटिज्म का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन द होस्ट एंड पैरासाइट। और इसके बाद है कॉमर्शलिज्म। कॉमर्शलिज्म का मतलब है कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन उनमें से एक फ़ायदा उठा रहा है, दूसरा फ़ायदा नहीं उठा रहा, ना ही उसको नुकसान हो रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है, इन विच वन गेट बेनिफिट एंड अदर इज नेदर हार्म और बेनिफिटेड। समझा गया इस बात की। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म ऐसा है कि अगर दो स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हैं और एक दूसरे को फ़ायदा प्रोवाइड करें, तो इसे हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म का। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द टू स्पीशीज़ या डिफरेंट स्पीशीज़ इन विच दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। और कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को कम्पीट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो ऑर्गेनिज्म कम्पीट भी करते हैं, उनके दरमियान पैरासाइटिज्म भी मौजूद होता है, प्रेडेशन भी मौजूद होती है, कॉमर्शलिज्म और म्यूचुअलिज्म भी मौजूद होता है, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। कि इकोसिस्टम के अंदर कम्युनिटी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं, पॉपुलेशन भी मौजूद होती है, और इसके साथ साथ फिजिकल इन्वायरमेंट भी ऐड हो जाता है। मतलब एबायोटिक फैक्टर भी उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, हवा भी शामिल हो जाती है, पानी भी शामिल हो जाता है, आग भी शामिल हो जाती है, टेम्परेचर भी शामिल हो जाता है। तो इसे हम नाम देते हैं इकोसिस्टम को। तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। अब ये हमारे पास सपोज करेंगे मुख्तलिफ पॉपुलेशन भी मौजूद हैं, ये इंसान मौजूद है, प्लांट मौजूद है, फिशेस मौजूद हैं, ये मुख्तलिफ पॉपुलेशन भी मौजूद है, लेकिन साथ साथ ये देखें हमारे पास सनलाइट टेम्परेचर भी है, लाइट भी है, ठीक है, वाटर भी है, इसके साथ एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, हवा भी मौजूद है। तो ये सारा का सारा जो अब सिस्टम बने, इसे हम नाम दे रहे हैं इको सिस्टम का, जिसके अंदर लिविंग कंपोनेंट भी मौजूद है और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अर्थ पर वो हिस्सा जहां लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उस हिस्से को हम नाम देंगे बायोस्फीयर का। अब द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, कि बायोस्फीयर उन जमीन के हिस्सों पर मुश्तमिल है जहां लाइफ एग्जिस्ट करी है, जहां लाइफ मौजूद है। अब ये देखें, ये हमारे पास सपोज करें कि इस जगह पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ज़मीन के इस हिस्से पर या इस हिस्से पर, तो ये क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। तो ज़मीन के जिस हिस्से पर भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी, इसे हम नाम देंगे बायोस्फीयर का। तो ये बायोस्फीयर हमारा लास्ट था। तो आज हमारा जो एक पूरा टॉपिक था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर के अंदर हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस और लिविंग वर्ल्ड इन टाइम पढ़ेंगे। फाइलेटिक लीनिएज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।